आज हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव निकाय पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और ये भी इसमें पढ़ा था कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है तो यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय को रखा जाता है, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय हो गया -q आवेश और +q आवेश। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय को रखा जाता है तो इस पर लगने वाला जो रेखीय बल होता है, रेखीय बल, तो रेखीय बल F नेट कुल बल 0। क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो अगर E है तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E होगा। तो यहाँ पर लगने वाला बल F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इधर लगने वाला बल F बराबर -QE वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये दोनों बल, यहाँ भी QE है, यहाँ भी QE है, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। तो नेट बल अगर हम देखें तो F1 + F2, तो ये हो जाएगा +QE -QE, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और नेट बल क्या हो जाएगा, 0। तो जब नेट बल दिया गया 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, और जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो रेखीय गति नहीं। तो जब एक्सीलरेशन 0 हो तो यह वैद्युत द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करता है, रेखीय गति नहीं होगी, किंतु आंतरिक प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करने के कारण द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा कार्यकारी होता है, कार्यकारी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि यदि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर रखा जाता है थीटा कोण पर, तो उस पर लगने वाला जो रेखीय बल है +q आवेश -q आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, ये QE, इधर भी QE, ये इधर दिशा है, इसकी दिशा इधर की ओर है, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो F1 + F2 QE और -QE रेखीय बल के रूप में देखें तो नेट बल इसका क्या हो जाएगा, 0। तो रेखीय बल नेट रेखीय बल 0 हो जाता है, और रेखीय बल 0 होने के कारण इसका त्वरण भी 0 हो जाता है। तो अतः द्विध्रुव निकाय रेखीय गति नहीं करता, रेखीय गति नहीं होगी। किंतु स्टूडेंट, यहाँ पर जो बल है ये परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत हैं, इसलिए +QE -QE परिमाण के आधार पर इनका जो रेखीय बल है वो तो 0 है, किंतु इनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है, अतः क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो कि द्विध्रुव निकाय को उसकी अक्ष के परतः घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब घुमाने का प्रयत्न करते हैं तो द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा कार्यकारी होता है, अतः द्विध्रुव घूर्णन गति करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी द्विध्रुव निकाय को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव की गति किस प्रकार की होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि आप ये तो पढ़ लेते हो टाउ बराबर पी साइन थीटा, किंतु हम उसकी गति का अध्ययन नहीं करते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है
तो उस पर लगने वाला रेखीय बल शून्य होने के कारण द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करता, द्विध्रुव में रेखीय गति नहीं होगी, किंतु बलयुग्म का आघूर्ण कार्यकारी होने के कारण ये चूंकि इसमें बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी sin थीटा कार्यकारी होता है, अतः द्विध्रुव घूर्णनगत करता है। इसी में नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर कह दिया जाए किसी वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाए कि देखो ये एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि सदैव वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलना प्रारंभ होती हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तो हैं किंतु उनके बीच की दूरी अलग अलग है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, असमान वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र। ये डियर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझें, असमान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण भी समझते जा रहे हैं कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तो हैं किंतु उनके बीच की दूरी एक समान नहीं है। यहाँ डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ डिस्टेंस 2d है, यहाँ डिस्टेंस 3/2d है, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी एक समान ना हो, अलग अलग दूरियां हो, है ना, भले समांतर है किंतु दूरी बीच की एक समान नहीं है, तो यह असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जब इस असमान वैद्युत क्षेत्र में जब हम यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB जब यहाँ पर रखते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट हो गया और इसके बीच की अल्पमान दूरी 2l। तो अब चूंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र अलग है, तो अगर यहाँ पर जो लगने वाला बल है F1 और यहाँ पर जो लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा F2, तो यहाँ पर F1 नॉट इक्वल F2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है E1 और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है E2, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E1 नॉट इक्वल E2, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 नॉट इक्वल बराबर नहीं है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अलग है E1, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र अलग है E2, तो जब वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है तो उनमें लगने वाले बलों का परिमाण भी अलग अलग होगा, और जब बलों का परिमाण अलग अलग होगा तो मान लेते हैं अगर यहाँ F1 बराबर 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ F2 बराबर 4 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पर जो नेट बल आएगा, क्योंकि बल दिशा में विपरीत है, और जब दो बल किसी निकाय पर इस प्रकार लगे कि दिशा में विपरीत हो तो सदिश योग के नियमानुसार उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है, तो इनको हम घटाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में, इसलिए तो परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है, तो 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन बराबर 6 न्यूटन का बल लगेगा कहाँ? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसमें अब इस द्विध्रुव निकाय पर लगने वाला नेट बल 6 न्यूटन का लग रहा है, तो जब 6 न्यूटन का बल लगेगा तो त्वरण नॉट इक्वल 0, तो अब त्वरण शून्य नहीं है, जब त्वरण शून्य नहीं है तो क्या होगा? जब त्वरण शून्य नहीं तो रेखीय गति करेगा, और जब रेखीय गति करेगा तो यहाँ पर द्विध्रुव निकाय कैसे जाएगा? ये द्विध्रुव निकाय ऐसे जाएगा कि ये जो बल है यहाँ इधर 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर 4 न्यूटन का लग रहा है, अब चूंकि 10 न्यूटन का बल उधर ज्यादा है, 4 न्यूटन का बल इधर कम है, तो ये 10 न्यूटन का बल जो उधर को लग रहा है, 4 न्यूटन का बल जो इधर को लग रहा है, इसको निरस्त करेगा, और चूंकि 10 न्यूटन का जो बड़ा बल है वो इस द्विध्रुव को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो ये द्विध्रुव को जब अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं कि यहाँ पर द्विध्रुव का त्वरण शून्य नहीं है, तो ये रेखीय गति भी करेगा और साथ साथ अपने अक्ष के प्रति घूमेगा भी, रेखीय गति भी करेगा। कैसे चलेगा कि ये यहाँ पर ये इसको इधर की ओर ले जाएगा, ये इधर की ओर करेगा, तो ये ऐसे चलेगा, देखो ये ऐसे, ये यहाँ पर था तो रेखीय भी गति करेगा, तो ये यहाँ और साथ में बलयुग्म में भी काम करेगा, घूमेगा भी, तो ये इस प्रकार से यहाँ से ऐसे आ गया, तो ऐसे यहाँ पर था, यहाँ से कैसे चला? घूमा और ऐसे आ गया। तो यहाँ का जो
इसका द्रव्यमान केंद्र है, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, यह द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर ऐसे था, इसको ऐसे घुमाया गया और घूम के ऐसे, मतलब थोड़ा सा घूमेगा कि जो बलयुग्म का घूर्णन है वो बलयुग्म इसको घुमाने का प्रयास करेगा, और जो चूंकि रेखीय त्वरण जीरो नहीं है, रेखीय त्वरण भी है, क्योंकि नेट फोर्स शून्य नहीं है, 6 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 6 न्यूटन का बल इसको आगे की ओर खींच के भी ले जाएगा। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है यह आगे की ओर रेखीयत करेगा और बलयुग्म के कारण ये घूमने का भी प्रयास करेगा। अतः इस स्थिति में असमान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव निकाय थीटा कोण पर रखा है तो उसमें टाउ बराबर पी sin थीटा भी कार्यकारी होता है और नेट फोर्स रेखीय बल भी कार्यकारी होता है। अतः वो उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो द्रव्यमान केंद्र रेखीयत करता है, ऐसे जाएगा और साथ साथ ये घूमेगा भी, बलयुग्म इसको घुमाएगा भी। तो इस प्रकार से ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर था और जब ये ऐसे घूमेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र आगे की ओर बढ़ेगा, तो इस प्रकार यहाँ पर है, यहाँ से घूम के ऐसे चला जाएगा, इस प्रकार ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इस स्थिति में द्विध्रुव जो होता है वो द्विध्रुव निकाय असमान वैद्युत क्षेत्र में घूर्णन व रेखीय दोनों गति करेगा। अतः जो वैद्युत द्विध्रुव है इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव है घूर्णन व रेखीय दोनों गति करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि असमान अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय की गति कैसी होती है, तब वो घूर्णन और रेखीय दोनों गति करता है। और अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वो केवल और केवल घूर्णन करता है। धन्यवाद स्टूडेंट, इन दोनों बातों को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।